गुड इवनिंग एवरीवन। और देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स लाइव सेशन से जुड़े हैं, तो जो भी स्टूडेंट देखिए लाइव सेशन से यहाँ पर सबसे पहले जुड़ते हैं तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए उसको आप मेंशन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पिछली क्लास की बात करें, देखिए जब भी कोई हम लाइव सेशन लेते हैं तो पिछली क्लास पे डिस्कस करना बेहद ज़रूरी होता है। बच्चों के कमेंट्स यहाँ पर मिले हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, और देखिए आपको थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। और आज की इस क्लास में देखिए इसके के जो भी आगे के एग्जाम्पल जो भी बाकी हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्थ एग्जाम्पल है उस पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए फोर्थ एग्जाम्पल किस तरह से है आप देख सकते हैं। तो देखिए इस फोर्थ एग्जाम्पल को देखें आप, और देखिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और देखिए कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से है, इस प्रश्न पे पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई पार्टिकल है कोई कण इनफाइनाइट डिस्टेंस, अनंत दूरी से विराम अवस्था से, एक तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट हाइट कह सकते हैं, है ना, अनंत दूरी। यहाँ पर मैं डायग्राम भी बना देता हूँ देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए अर्थ है पृथ्वी, और इस पर देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस, एक अनंत दूरी से। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए इनफाइनाइट है, और इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये पृथ्वी तल की ओर आता है। तो देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पर आपको देखिए एक दो बातें ध्यान रखनी है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक तो रेस्ट से देखिए यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है, और एक इंफिनिटी जो भी डिस्टेंस है, इनफाइनाइट हाइट है। तो यहाँ पर देखिए अपर पॉइंट पर एक्स इक्वल इनफाइनाइट, और देखिए वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर फ्रॉम द रेस्ट, विराम अवस्था से। तो यहाँ पर देखिए v कितना हो जाएगा, v का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। सपोज कीजिए ये अपर पॉइंट ए है, और पृथ्वी तल पर जब ये सरफेस पे आता है तो यहाँ पर है पॉइंट बी, और सेंटर को मान लेते हैं हम पॉइंट सी। और यहाँ पर देखिए रेडियस हमें नहीं दी गई है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो हम सपोज कर लेते हैं वो है स्मॉल आर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, इनफाइनाइट। और यहाँ पर बी पर अगर हम देखें तो देखिए बी पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बी पर एक्स की वैल्यू आर के इक्वल होगी। अब यहाँ पर देखिए हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, पृथ्वी तल पर सरफेस पे वो गिरता है, और यहाँ पर देखिए पृथ्वी तल पर और पृथ्वी के केंद्र पर। तो एक तो सरफेस पे वेलोसिटी चाहिए और सेंटर पे चाहिए। तो देखिए यहाँ से पार्टिकल नीचे की ओर गिरेगा इस तरह से। तो यहाँ इस पॉइंट बी पर कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑन द सरफेस और वेलोसिटी एट द सेंटर, दोनों जगह देखिए हमें वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, एक तो सरफेस पे और एक सेंटर पे। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए आप यहाँ पर कि यहाँ तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है यहाँ पर देखिए v1, यहाँ v कितना मान लेते हैं हम, v1 सरफेस पे, ठीक है, पृथ्वी तल पर तो वेग v मान लिया v1। और यहाँ पर देखिए अगर हम x की बात करें तो इस पॉइंट पर x कितना होगा, देखिए 0, सेंटर पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0। और यहाँ पर वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, सपोज कीजिए वेलोसिटी कितनी है, v2। तो देखिए v इक्वल 0 फ्रॉम द रेस्ट, विराम अवस्था से नीचे की ओर गिरता है तो v0, और नीचे आते आते देखिए अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर देखिए इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, सरफेस पे v1 हो जाएगी जो हमें फाइंड करना है। और आगे अगर बढ़ाया जाए, है ना, देखिए वास्तविकता पे न जाए, ये धरती के भीतर कैसे पहुंचेगा। यहाँ पर मान लीजिए आपने अगर एक होल कर दिया
बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ कर दिया सेंटर तक, तो देखिए आसानी से वो पहुंच सकेगा। ठीक है, यहाँ हमें एक आइडियल कंडीशन लेके चलनी पड़ती है। तो अगर यहाँ से गिराया जाए तो सरफेस पे V1 होगा और सेंटर पे V2 होगा, ये हमें सपोज करके चलना होगा। और यहाँ पर देखिए V1 V2 की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो डायग्राम आप बना लीजिए और इस क्वेश्चन को करते हैं हम स्टार्ट। देखिए यहाँ पर दो तरह की मोशन, दो तरह के नियम यहाँ पर लगेंगे। देखिए ए से बी तक की जब मोशन होगी तो हम सतह के बाहर रहेंगे, आउटसाइड द सरफेस, और बी से सी तक के लिए इनसाइड द सरफेस, हम सरफेस के अंदर की ओर होंगे। तो सतह के बाहर अलग नियम लगता है, सतह के भीतर अलग नियम लगता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता देना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितने स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए से बी तक की गति, तो लिखें आप वी नो दैट सतह के बाहर, आउटसाइड द सरफेस, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, गति का समीकरण। सतह के बाहर की अगर हम बात करें तो सबको पता है, देखिए सतह के बाहर होता क्या है, एक्स डबल डॉट इक्वल माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ से जो भी है देखिए सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको कल एक बात बताई भी थी पिछली क्लास में कि जब भी आप इस तरह से पृथ्वी वाले क्वेश्चंस आप सोल्व करें तो म्यू की वैल्यू जरूर फाइंड करें। और देखिए म्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सतह पर कंडीशन लगा देंगे। वी नो दैट ऑन द सरफेस, सतह पर देखिए एक्स डबल डॉट होता क्या है, माइनस जी होता। आप सतह के बाहर हो या सतह के भीतर हो, आपको ये कंडीशन लगानी है क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। और यहाँ पर उससे हमें इसकी जो इंटेंसिटी है म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो म्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। और इससे हमें क्या मिलेगा, देखिए देयरफॉर ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, माइनस जी इक्वल म्यू। और देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, सरफेस पे एक्स की वैल्यू कितनी है, आर। और आर क्या है, देखिए रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या हम मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये लीजिए। और इससे फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा, देखिए म्यू की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, म्यू इक्वल जी आर स्क्वायर। तो देखिए ये तो देखिए एक कॉमन प्रोसेस है जो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में देखिए ये प्रोसेस तो हमें अप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो देखिए ये हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू की अगर हम बात करें तो म्यू की वैल्यू कितनी है, जी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए और चलते हम नेक्स्ट पेज पे। तो लिखिए देयरफॉर एक्स डबल डॉट इक्वल, तो यहाँ पर देखिए जी आर स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे तो माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और देखिए ये इक्वेशन हम फर्स्ट टाइम यूज नहीं कर रहे हैं, कई बार हम यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। अब वेलोसिटी के लिए देखिए क्या करेंगे, आपको पता है, इसको लेके आगे बढ़े। ये होता क्या है, वी डी वी बाई डी एक्स माइनस जी आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमने साइड में कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स हम सेपरेट करेंगे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए अगर हम इस मोशन की बात करें, अभी हम ए से बी तक की मोशन की बात कर रहे हैं, ए से बी यानी हम सरफेस के बाहर हैं और हमने सरफेस के बाहर ये वाला नियम लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स की रेंज हमें पता है, ये एक्स इक्वल इनफाइनाइट से एक्स इक्वल आर पे चेंज हो रही है। और वी किस तरह से चेंज हो रहा है, वी तो जीरो है अपर पॉइंट पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ये रेस्ट, फ्रॉम द रेस्ट। और जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, विराम अवस्था से प्रारंभ होता है, तो ऐसी कंडीशन में v0 लिया जाता है। और यहाँ देखिए सरफेस पे हम सपोज कर रहे हैं v1, वो बाद में हम मानेंगे। तो x की रेंज हमें पता है और v की रेंज हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ वैसे तो यहाँ पे नॉन है, यहाँ अननोन है जो हमें फाइंड करना है। तो वो जो अननोन है वो हम मान लेंगे। माना कि यहाँ पर सरफेस पे कितना है, वेलोसिटी v1 है, तो v की जो रेंज हो जाएगी, v किस तरह से चेंज होगा यहाँ पर 0 to v1। तो छोटी छोटी बातें हैं, कई बार हम यूज कर चुके हैं। चलिए लिखें आप। तो ये देखिए v और x में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है।
और अब हम यहाँ पर देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमें यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो माइनस जी आर स्क्वायर 1/x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यदि सतह पर कण का वेग कितना है, v1 है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस इज v1। ये हम मान के चल रहे हैं, सरफेस पे v1 है तो क्या होगा, देखिए यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हैं सरफेस पे वेलोसिटी हमने क्या ली है, v1 ली है। तो यहां पर देखिए इसकी जो रेंज है वो किस तरह से चेंज होगी। वेलोसिटी देखिए सतह के बाहर की हम बात कर रहे हैं, अपर पॉइंट पे 0 थी, सतह पे v1 हो गई, और यहाँ पर देखिए v dv, और v1 ही तो हमें फाइंड करना है। माइनस जी आर स्क्वायर आउटसाइड में हो जाएगा, ये बाहर निकाल देंगे, 1/x स्क्वायर dx, और x की लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए इनफाइनाइट टू r। क्योंकि देखिए यहाँ पर डायग्राम पे हम चले तो यहाँ x की वैल्यू इनफाइनाइट है, सरफेस पे सतह पे कितनी है, r है, क्योंकि ये x हमेशा यहाँ से मेजर किया जाता है सेंटर से, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r। तो देखिए यहाँ पर आगे हम चलते हैं और देखिए इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें यहाँ पर सोल्व करने पर हमें v1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए लेफ्ट साइड में आप देखें, इसको इंटीग्रेट किया तो कितना मिला, देखिए v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 to v1 इक्वल, राइट साइड में देखिए माइनस जी आर स्क्वायर, और यहां पर आप देख सकते हैं ये 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और इसकी लिमिट देखिए कितनी है, इनफाइनाइट टू r। तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए हमें मिलेगा v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 1/x में यदि हम लिमिट अप्लाई करें तो 1/x का कितना हो जाएगा, 1/r। तो यहाँ पर देखिए 1/r, और लोअर लिमिट पे कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर आप फाइनली इसे सोल्व कीजिए तो v1 स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, देखिए ये r से r कैंसिल, 2gr, और फाइनली अगर हम बात करें तो v1 कितना मिला है, देखिए √2gr, और ये है देखिए सरफेस पे वेलोसिटी। तो देखिए सतह पे कितना होगा उसका वेग, √2gr होगा। अब देखिए हम चलते हैं इनसाइड, ठीक है, अंदर की ओर, और अंदर की ओर देखिए अब इन इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, ये सब इक्वेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि ये नियम धरती के बाहर, इस सतह के बाहर ही हमें यूज करना है। धरती के भीतर, धरातल के भीतर अगर हम आए तो देखिए हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू x अट्रैक्शन वाला देखिए रूल हमें अप्लाई करना होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो रही a से b तक की गति, चाहे तो आप यहाँ पर ये हेडिंग डाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप a से b तक की गति। हम किसकी बात कर रहे हैं, मोशन फ्रॉम a टू b। तो ये आप लिख लें, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर लिखिए आप a से b तक की गति, ये लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी बात करेंगे, a से b तक की मोशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब ये a से b तक की मोशन हमने देख ली, अब हम देखेंगे b से c तक की मोशन। तो चलिए यहाँ पर अगला देखिए हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, और हेडिंग डालें आप b से c तक की गति, मोशन फ्रॉम b टू c। और यहाँ पर देखिए b से c तक की गति में हम बात करें तो b से c तक देखिए हम धरती के भीतर, सतह के भीतर आ जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वी नो दैट सतह के भीतर कण की गति का समीकरण, कण की गति का समीकरण देखिए क्या होता है, x डबल डॉट इक्वल माइनस म्यू x। मैंने आपको ये दोनों बातें बताई थी तो काफी डिटेल में समझाया भी था। और यहाँ पर देखिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। तो देखिए यहाँ पर x डबल डॉट बराबर माइनस म्यू x। अब मैंने आपको बताया था जब भी आप ये वाला रूल अप्लाई करो तो यहाँ पर देखिए म्यू की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ कमेंट आए हैं बच्चों के, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम से दूर रहना चाहिए।
लेकिन दूध भी नहीं दे सकते, प्रॉब्लम तो आ जाती है। और आ जाती है तो देखिए बताना भी जरूरी होता है। तो जब भी हम देखिए धरती के भीतर, धरती के बाहर, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर कण की गति के प्रश्न हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको म्यू की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही कंडीशन लगाएंगे, वी नो दैट ऑन द सरफेस, सतह पर क्या होता है, एक्स डबल डॉट माइनस जी होता है और एक्स की वैल्यू आर होती है। देयरफॉर यहाँ पर ये इसमें पुट कीजिए माइनस जी इक्वल माइनस म्यू आर। अब आप इसको अगर सोल्व करोगे तो म्यू का मान कितना आ जाएगा, देखिए म्यू की वैल्यू यहाँ हमें मिलेगी जी बाई आर। तो देखिए ये म्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और इस म्यू की वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर लिख लीजिए आप, देयरफॉर म्यू इक्वल, म्यू क्या सॉरी एक्स डबल डॉट इक्वल माइनस म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये लीजिए। देखिए यहाँ भी पास में देखिए काफी देखिए शोर हो रहा है क्योंकि आजकल देखिए मांगलिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा डिस्टरबेंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दें कि वॉइस किस तरह से, आपको कहीं बाहर की वॉइस तो नहीं आ रही है, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो देखिए म्यू की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। अब एक्स डबल डॉट हमें ये मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने एक्स डबल डॉट हमने निकाल लिया है और इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो v कैलकुलेशन देखिए बिल्कुल सिमिलर है, केवल ये नियम बदला है, ठीक है। वहां पर देखिए क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू एक्स, दोनों नियम अलग अलग हैं देखिए, धरातल के बाहर और धरातल के भीतर। तो पृथ्वी के अंदर बाहर अलग अलग नियम लगते हैं। यहाँ देखिए वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल जी बाई आर और एक्स। अब यहाँ पर देखिए हम क्या सपोज करके चलेंगे, चलते हम डायग्राम पे। तो देखिए यहां देखें आप, बी से सी तक की मोशन की बात कर रहे हैं तो हमें सी पे वेलोसिटी फाइंड करना है। इस बिंदु पर वेग कितना है ये फाइंड करने के लिए देखिए हम यहां पर सपोज करके चलेंगे। सपोज कीजिए कि सेंटर पे वेलोसिटी कितनी है, v2 है। बच्चों के कमेंट आए, वॉइस क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, बी से सी तक की मोशन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं, ये लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए यदि केंद्र पर, और केंद्र किसका है देखिए पृथ्वी का, यदि पृथ्वी के केंद्र पर वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, देखिए पृथ्वी के केंद्र पर हम वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पर v2, क्या होगा। तो देखिए जैसे ही हम सेंटर पे वेलोसिटी v2 लेंगे और डायग्राम पे चलें तो यहाँ पर v2 है और देखिए b से c तक की मोशन की हम बात कर रहे हैं तो b पर कितनी थी v1 और सेंटर पे कितनी हो गई v2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम कर देंगे और एक स्टेप इसमें बढ़ा लें आप, ठीक रहेगा थोड़ा सा। यहाँ पर इम्प्लाइज करके देखिए v dv इक्वल माइनस जी अपॉन आर एक्स और dx, ठीक है। आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेट होगा। ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है दोनों। तब अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। बी से सी की मोशन की हम बात कर रहे हैं तो देखिए बी पर तो वेलोसिटी v1 है सरफेस पे, है ना, हमने पहले फाइंड कर लिया है, √2gr मिला है। और सी पर हमने क्या सपोज किया है v2। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को हम अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में क्या है, देखिए v dx आप देख सकते हैं और v dv है, सॉरी v dv, और राइट साइड में देखिए क्या है माइनस जी बाई आर एक्स। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और देखिए v की रेंज b से c तक की हम बात कर रहे हैं। b पर वेलोसिटी कितनी है v1 और c पर कितनी है, देखिए हमने क्या सपोज किया v2। इसी तरह यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो देखिए x किस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ x की वैल्यू कितनी होती है, देखिए सरफेस पे x की वैल्यू r होती है, सेंटर पे होती है 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से चेंज जाएगा,
r से 0। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, बहुत छोटी सी बात है। अब हमें इसे सोल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा v²/2, ये लीजिए v²/2 और लिमिट हो जाएगी v1 से v2, और यहाँ पर देखिए -g/r और देखिए x²/2। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, देखिए कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे हम लिमिट रख दें, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए v2² माइनस v1² और यहाँ पर देखिए -g/r। अब आप इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो देखिए यहाँ पर x² में लिमिट रखनी है। देखिए 2 तो 2 से कैंसिल कर दिया है, x² में अपर लिमिट रखोगे 0 मिलेगा, लोअर लिमिट रखोगे -r² मिलेगा। सिंपल सी कैलकुलेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके बाद आगे हम बढ़े तो देखिए v2 का मान तो हमें फाइंड करना है। v1 कितना था, देखिए √2gr, ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। v1 कितना है यहाँ पर √2gr, तो उसका स्क्वायर फाइनली ये हो जाएगा। और राइट साइड में अगर हम देखें तो राइट साइड में देखिए हमें मिलेगा gr। फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज दैट v2 हमें कितना मिल रहा है, फाइनली आप देख सकते हैं v2 = √3gr। आप चेक करके देख लीजिए, है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, यही मिलेगा। और यही है देखिए फाइनल आंसर, सेंटर पे वेलोसिटी। तो देखिए इनफाइनाइट हाइट से यदि कोई पार्टिकल गिराया जाता है तो सरफेस पे उसकी वेलोसिटी √2gr होती है, और सेंटर पे कितनी हो जाती है, √3gr हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो देखिए बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखिए आता है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपके सिलेबस में अगर डायनेमिक्स में है तो फिर डायनेमिक्स में देखिए जब रेक्टिलिनियर मोशन की बात आती है तो वहां पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सॉरी 3 नहीं था, ये जो भी था ये शायद कौन सा एग्जाम्पल था, देखिए मैं बुक में देख लेता हूं एक बार। ये क्वेश्चन था देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो चलते हम एग्जाम्पल नंबर 5, तो कहाँ गया, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, इसे भी आप काफी अच्छे तरीके से समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छा प्रश्न है। एक बार आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें और इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूं ताकि अच्छे से आपको नजर आ जाए। यहां पर देखिए कितना प्यारा प्रश्न है ये। एक पृथ्वी के तल पर स्थित 2 स्थानों पर क्या कर दिया जाए, देखिए किन्हीं 2 स्थानों को मिलाने वाली एक सुरंग। सुरंग तो जानते ही हो, देखिए गुफा जो होती है, हम इस तरफ से उस तरफ देखिए हम एक सुरंग बना दें। हालांकि देखिए कितना डिफिकल्ट है ऐसा करना कि धरती के इस तरफ से इस तरफ हम एक सुरंग बना दें, देखिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए फिजिक्स तो देखिए कल्पनाओं में भी पढ़ ली जाती है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हम मानते हैं यहाँ पर। तो सुरंग खोद दी जाए तो हमें सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पार करने में केवल 42.5 मिनट लगेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है। यदि हम यहाँ से जैसे कहीं भी 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाएं तो देखिए 1-2 घंटे लग ही जाते हैं, बस में तो देखिए 2 घंटे लग जाते हैं, ट्रेन से जाएं तो थोड़ा सा कम समय लगता है, एरोप्लेन से और कम समय लगता है। लेकिन यदि हम सुरंग बना दें तो धरती के इस तरफ से उस तरफ जाने में केवल कितना मिनट लगेगा, 42.5 मिनट लगेगा। ये हमें प्रूव करना है, काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन इतना सा है, देखिए इतना सा प्रश्न है केवल कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, यहाँ ए और बी, अगर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से इस अर्थ पे पृथ्वी पे एक सुरंग बना दी जाए तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में केवल 42.5 मिनट लगेंगे। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ये प्रूफ करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखिए इस तरह से एक बना लेते हैं अर्थ, ये लीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम एक सुरंग बना देते हैं इसमें, देखिए कितनी जल्दी बन जाएगी यहाँ पर सुरंग। वैसे तो देखिए काफ़ी वर्ष लग जाते हैं देखिए इस तरह के काम करने में, और बहुत मुश्किल है देखो, लेकिन फिर भी हम यहाँ बहुत आसानी से बना देंगे।
ये लीजिए, ये सुरंग हमने बना दी, 2-3 सेकंड में हमने सुरंग भी बना दी। और यहाँ पर देखिए ये है, देखिए ए और ये है बी। ए बी क्या है, देखिए यहाँ पर सुरंग है, पार्टिकल उधर से चलेगा, इस तरफ आएगा, और इस ए बी का जो मिड पॉइंट है, देखिए ए बी का मिड पॉइंट हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है ओ। अब यहाँ पर देखिए हम इस सेंटर की बात कर लेते हैं। देखिए इस पृथ्वी का जो केंद्र है सेंटर, वो सेंटर कितना है, देखिए सी है। ये लीजिए, ये हो गया सेंटर सी। अब यहाँ पर देखिए पार्टिकल कहाँ से चला, ए से, और किस तरफ आ रहा है, देखिए यहाँ पर ए से इस ओ की तरफ आ रहा है। सपोज कीजिए एट ए टाइम टी पार्टिकल कहाँ पर है, पॉइंट पी पर है, और इस पी की इस ओ से डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहां से यहां तक। चलो थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं। देखिए यहां पर चलो यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी अगर इसको हम मिटाएंगे। चलो दूसरे तरीके से मिटा देते हैं। ये लीजिए, नहीं मिट रहा है ये, बड़ी, चलो ठीक है, हो गया काम। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हम ले लेते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट हम ले रहे हैं, ये है देखिए ओ, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये है पी। और देखिए किसी टाइम देखिए इस ओ से जो डिस्टेंस है इसकी वो ले लेते हैं हम स्मॉल एक्स। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल एक्स। ये लीजिए, थोड़ा सा लिख लें आप, समझ जाएं। यहाँ से पी से ओ की डिस्टेंस कितनी, एक्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ए से बी तक यहाँ पर मोशन हो रही है, और आपको पता होना चाहिए धरती के भीतर एसएचएम होती है, लेकिन सेंटर की ओर, हमेशा ध्यान रखना, केंद्र की ओर। तो यहाँ पर हमें पता नहीं कि ए से बी तक की मोशन किस तरह से होगी, किस नियम के तहत होगी। हाँ, अगर यहाँ पर इस तरह से देखिए पार्टिकल मोशन करता है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम अंदर की ओर अगर इस तरह से गति करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस धरती के भीतर भीतर एक्स डबल डॉट बराबर माइनस म्यू एक्स लगेगा। लेकिन जब हम सी से गुजरें, ठीक है, यहाँ सी से पास हों तब ऐसी बात है, लेकिन यहाँ देखिए हम सी से नहीं जा रहे हैं, हमने तो इस तरफ ए से बी तक की ओर आना है, ठीक है, सुरंग में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़ें, और इसको अगर हम इससे ज्वाइन कर दें, ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर देखिए पहले हम स्टार्टिंग कर लेते हैं, कुछ बातें हमें लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखें आप, माना ए बी क्या है, सुरंग है, तथा टी समय पर, एक हम इसकी बात कर लेते हैं, ओ क्या है, ओ ए बी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए बी हमने एक सुरंग ले ली है, सुरंग मान ली है कि माना ए से बी तक एक सुरंग है और ए से बी तक पार्टिकल मोशन करेगा। और यहाँ पर देखिए ये जो ओ है ए बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि देखिए मध्य बिंदु को ही हम क्या लेते हैं, बल केंद्र लेते हैं, मिड पॉइंट ही सेंटर ऑफ फोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको अभी हम मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं, ओ क्या है, मध्य बिंदु है। और यहाँ पर देखिए टी टाइम पे कहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट पी पर है। लिखिए, पुनः माना टी समय पर कण कहां पर है, बिंदु पी पर है। और यहां पी की लोकेशन की अगर हम बात करें, इस पी की लोकेशन इस तरह से है, पी की ओ से डिस्टेंस हमने कितनी ले ली है, एक्स ले ली है। अब देखिए यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी कोई पार्टिकल धरती के भीतर मोशन करता है, गति करता है, तो उस पर जो अट्रैक्शन होता है वह किधर होता है, देखिए केंद्र की ओर। तो यहाँ पर कोई भी कण है वो किधर जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि धरती का केंद्र ही तो गुरुत्वाकर्षण को देखिए जनरेट करता है, ग्रेविटी जनरेट करता है, और कोई भी पार्टिकल उसी की ओर जाने का प्रयास करता है। सारा अट्रैक्शन, टोटल अट्रैक्शन किधर होगा, देखिए इस सी की तरफ होगा। चाहे वो इधर जाए या उधर जाए, धरती के भीतर किधर भी जाए, अट्रैक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगा, सी की ओर होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखनी है, छोटी सी बात है।
वी नो दैट सतह के भीतर कण पर आकर्षण किधर होगा, या पी पर आकर्षण एक ही बात है, पी को हमने पार्टिकल लिया है, पी पर आकर्षण किसके समानुपाती होगा, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम टू सेंटर, मैंने आपको बताया भी था, देखिए सेंटर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सेंटर से डिस्टेंस यहाँ कितनी है, देखिए पीसी, तो यहाँ पर पीसी के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इस पॉइंट की पी की इस सी से डिस्टेंस यहाँ पर देखिए पीसी हम लेके चलेंगे। तो देखिए सतह के भीतर पी पर आकर्षण किसके समानुपाती होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से दूरी के समानुपाती होता है। किसी बिंदु P पर धरती का जो आकर्षण है वह केंद्र से दूरी के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जो भी है यहाँ पर हम डिस्टेंस यहाँ क्या लेके चलेंगे, देखिए सिंबल में देख लें आप, नोटेशन में पीसी, जो भी हमने यहाँ पर नोटेशन दे रखे हैं उसी के बेस पे देखिए, यहाँ लिखें आप। अतः अब इसी बात को यहाँ पर देखिए हम मैथमेटिकली लिखेंगे। तो यहां पर देखिए P पर आकर्षण किसकी ओर, C की ओर, ये बात एक बार ध्यान रखना है, C की ओर हम आकर्षण देखें केंद्र से दूरी के, तो P पर C की ओर आकर्षण कितना होगा, कंडीशन को समझें, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बी की तरफ आ रहा है, किसी टाइम टी पर पी पर है, तो पॉइंट पी पर जो आकर्षण होगा वो तो सी की ओर होगा, अट्रैक्शन सीधा उधर की ओर होगा, सेंटर की ओर। और देखिए पी की ओर आकर्षण कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू एक्स, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बताएं पी की सी से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर पी सी मान लेते हैं, ये पी सी तो है, पी सी, और यहाँ पर देखिए म्यू, और देखिए आकर्षण यहाँ P से C की ओर है, तो हम यहाँ पर देखिए वेक्टर का सिंबल लगा सकते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, वैसे ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो P से C की ओर यहाँ पर देखिए ये एक अट्रैक्शन है। अब हमें तो अट्रैक्शन चाहिए O की ओर, क्योंकि हम तो मोशन कर रहे हैं यहाँ पर A B के बीच में, इधर से चले इधर से आए, तो A और B के बीच में यहाँ पर एक बल केंद्र है O, हमें तो इस O की ओर अट्रैक्शन देखना है, क्योंकि देखिए जो रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर मोशन होती है, यहाँ पर देखिए गति में, और उसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट की ओर ही अट्रैक्शन हमें चेक करना होता है, और उसी के आधार पर हम उसकी गति का समीकरण लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें तो ओ पे अट्रैक्शन चाहिए, ठीक है, धरती का जो केंद्र है उसका जो नियम होता है दूरी के समानुपाती आकर्षण होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पीसी है, और ये समानुपाती स्थिरांक म्यू हो जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हमें तो चाहिए O की तरफ कितना अट्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस O की तरफ, देखिए इस तरफ अट्रैक्शन कितना है, इस तरफ अट्रैक्शन इतना है, तो इस तरफ अट्रैक्शन कितना होगा, हमें इस तरफ अट्रैक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये अट्रैक्शन जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर इस तरफ हमें अट्रैक्शन चाहिए, तो यहाँ पर हम कंपोनेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, घटक ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ये एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये ए है, तो देखिए यहाँ पर इस तरफ अगर ये थीटा हो जाए तो ये क्या हो जाता है, देखिए ए कोस थीटा। देखिए पिछली एक्सरसाइज में रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन में हमने कंपोनेंट लिए थे, आपको पता होना चाहिए, यदि हम v का कंपोनेंट अगर थीटा डायरेक्शन में लेते हैं तो वो v कोस थीटा हो जाता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं तो v साइन थीटा हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो हम पिछली एक्सरसाइज में देख चुके हैं। तो देखिए p पर c की ओर आकर्षण इतना है, तो फिर क्या होगा, देयरफॉर p पर o की ओर चाहिए हमें तो आकर्षण, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन का कंपोनेंट हम O की तरफ ले लेंगे, इस अट्रैक्शन का इस तरफ कितना इफेक्ट है, तो कितना हो जाएगा, देखिए म्यू, ये कितना है म्यू पीसी, तो देखिए ये कितना हो जाएगा म्यू पीसी
कोस थीटा। ठीक है, ये अगर एफ है तो ये एफ कोस थीटा है, सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। तो यहां पर आगे हम बढ़ते हैं, देखिए कितनी छोटी सी बात है। ठीक है, तो यहां पर देखिए धरती का आकर्षण तो केंद्र के समानुपाती होता है, तो केंद्र से दूरी पीसी है और म्यू यहां पर समानुपाती स्थिरांक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उधर आकर्षण इतना है तो इधर कितना है, हम कंपोनेंट की हेल्प से हम देख सकते हैं। बच्चों के कमेंट सेक्शन पे चलते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो देखिए पी पर ओ की ओर आकर्षण इतना हो जाएगा और इसको आप सोल्व कीजिए, देखिए कितना होगा यहाँ पर। देखिए म्यू पीसी, ये पीसी कोस थीटा कितना है, यहाँ पे देखिए अगर हम एक परपेंडिकुलर ले लें इस तरह से, ये लीजिए ये 90 एंगल, और देखिए सेंटर से अगर किसी, ये क्या है जीवा है, कोड है ना, जीवा पर अगर हम परपेंडिकुलर लें तो देखिए वो बिल्कुल यहाँ पर ओ पे ये बिल्कुल बाइसेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अगर हम इससे केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, छोटी सी प्रॉपर्टी है। यहाँ सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर किसी कोड पे लेते हैं तो वो कोड क्या होती है, बाइसेक्ट हो जाती है, समद्विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सी से अगर हम परपेंडिकुलर लें इस ए बी पे तो ओ पे जाएगा, सीधी सी बात है। ये 90 एंगल है, वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात बताएं, ये पीसी कोस थीटा जो है यहाँ पर एक्स के इक्वल हो जाएगा। इस ट्राइंगल में देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। देखिए कोस थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, आधार बटा कर्ण। देखिए आधार कितना है इस ट्राइंगल में, देखिए पी ओ, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें ये 90 एंगल, तो उसके सामने कितना हो जाएगा, देखिए पी सी। इसको आप सोल्व कीजिए, पी ओ कितना है यहाँ पर, हमें देखिए पीसी कोस थीटा की बात करनी है। देखिए यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पीसी कोस थीटा इक्वल पीओ, और देखिए पीओ तो यहाँ पर एक्स हमने माना है, तो पीसी कोस थीटा यहाँ पर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए म्यू एक्स हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, म्यू एक्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और यहाँ पर थीटा क्या है, वैसे हमने डायग्राम में बता दिया है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ओ की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कितना है, म्यू एक्स। अब देखिए यहाँ पर ओ की तरफ अट्रैक्शन हमें कितना मिला है, म्यू एक्स, और देखिए पी की जो डिस्टेंस है वो ओ से कितनी है, वो भी एक्स है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स है, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर इस तरह का, देखिए यहाँ पर हमें म्यू एक्स के इक्वल हमें अट्रैक्शन मिला, यानी यहाँ पर ओ की तरफ जो अट्रैक्शन है वो एक्स के समानुपाती है, एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इस रेखा पे चलें तो भी यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वह मध्य बिंदु से दूरी के समानुपाती आ रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, देखिए इससे प्रूफ होता है कि जब पार्टिकल ए बी पे मोशन करेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, एसएचएम। तो यहाँ पर ए से बी तक की जो मोशन होगी वो क्या होगी, एसएचएम होगी, क्योंकि ओ की तरफ आप अट्रैक्शन देखें, ओ की ओर, सी की ओर अट्रैक्शन ये रहा, लेकिन हम P का O की ओर अट्रैक्शन देखें, P पर O का अट्रैक्शन, तो देखिए ये हमें म्यू एक्स मिलता है, यानी हमें दूरी के समानुपाती, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x। तो यहां पर देखिए ये क्वांटिटी है x के प्रोपोर्शनल, तो यहां पर P पर जो आकर्षण है वह x के दूरी के समानुपाती या फिर x के समानुपाती, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इस बेस पर हम क्या कहेंगे, अतः क्या लिखोगे, कण की गति का समीकरण, कण की गति का समीकरण क्या होगा। देखिए यहां पर अट्रैक्शन, और वैसे भी एक बात बता दें, अट्रैक्शन हमें मिल चुका है, इस O की तरफ अट्रैक्शन म्यू एक्स मिला है, तो यहां पर देखिए एक्स डबल डॉट बराबर ये है माइनस, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन है। तो ये कण की गति का समीकरण है, क्योंकि यहां पर आकर्षण जो है वह एक्स के समानुपाती है। देख लीजिए अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मिड पॉइंट है ना, तो उसी को हम सेंटर कह सकते हैं। ए बी का सेंटर, अर्थ के सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं। ए और बी पर जब गति करता है तो उस ए बी वाली जो सुरंग है या फिर ए से लेकर बी तक की जो भी स्ट्रेट लाइन है, जो भी उसका पाथ है चलने का, गति का, उसके सेंटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बेस पे हम क्या कहेंगे, अतः कण की गति क्या है, कण की गति किस तरह की होगी, एसएचएम होगी,
और ये कण की गति किसमें, सुरंग में। ये बात भी आप लिख लें तो ज्यादा बेस्ट है। चलो अगले पेज पर लिख लेते हैं, ये नोट कर लीजिए आप, SHM हो गई यहाँ पर। और उसके बाद तो देखिए क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया है। तो क्या लिखोगे, अतः AB पर कण की गति क्या होगी, कण की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अतः देयरफॉर A से B तक का टाइम, A से B तक पहुंचने का समय कितना होगा, A से B तक पहुंचने का समय बराबर, देखिए A से B तक का हमें टाइम चाहिए, तो चलते हैं वापस उसी डायग्राम पर। A से B तक देखिए यहाँ A से B पर क्या हो रही है, SHM हो रही है। तो A से वापस A पर आने का जो टाइम होता है उसी को हम बोलते हैं पीरियड, आवर्तकाल हम बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए A से हमें तो B तक का चाहिए, तो A से B तक का क्या हो जाएगा, T/2, आवर्तकाल का आधा, ठीक है, उस पीरियड का क्या हो जाएगा, हाफ। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई पार्टिकल SHM करता है तो A से वापस A पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वापस आने का जो टाइम है, यानी कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसी को तो हम पीरियड बोलते हैं, आवर्तकाल। तो A से A तक आने का टाइम T है, तो A से B तक का टाइम कितना हो जाएगा, T/2। तो लिखिए आप यहाँ पर A से B तक पहुंचने का समय कितना हो जाएगा, आवर्तकाल का आधा, ठीक है, T/2। और T होता क्या है, देखिए T होता है 2π/√μ। ये सारी बातें आपको पता है, देखिए। और यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और आगे की कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया है, रिजल्ट कितना मिला है, π/√μ। और आपको पता होना चाहिए धरती के भीतर कौन सा नियम लगता है, x डबल डॉट माइनस μx, x डबल डॉट माइनस g और μx, ठीक है। x कितना होता है r, तो म्यू कितना होता है, देखिए g/r, ये डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं, धरती के भीतर होता है म्यू इक्वल g/r, और बाहर कितना होता है gr²। तो यहाँ पर देखिए म्यू की वैल्यू कितनी है, g/r, तो π√r/g। यहाँ पे ध्यान रखना है, सतह के भीतर म्यू की वैल्यू कितनी होती है, g/r। डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं आप, और अगर डायरेक्ट ध्यान नहीं रख सकते तो नहीं रख सकते तो इस तरह से आप निकाल लीजिए, ये मैंने जैसे निकाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको और छोटा बना देते हैं, फाइनल रिजल्ट तो आने वाला है। देखिए आज काफ़ी शोर हो रहा है बाहर से, है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप जैसे ही इनकी वैल्यूज रखोगे, देखिए अर्थ की रेडियस कितनी होती है, जी कितना होता है ना सरफेस पे, और पाई कितना होता है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है, फाइनल रिजल्ट जो भी दिया गया है वही आप लिख दीजिए, 42.5 मिनट। डायरेक्ट आपको लिखना, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ये। कितने मिनट लगेंगे, 42.5 मिनट लगेंगे, और इसी के साथ यही है हमारा फाइनल रिजल्ट, हैंड्स प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इन अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको इस तरह से लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब आप सब वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, और देखिए बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट 42.5 मिनट्स आप लिखें, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार हम देखिए 2 मिनट में इसे फिर से समझेंगे, और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे बता दें। ये आप देखिए, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का केंद्र कितना है, C। A से B तक हमने एक सुरंग बना दी जिसमें एक कण गति कर रहा है, हमें क्या बताना है, A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए A से B तक की मोशन हमें देखनी है कि A से B तक की मोशन किस तरह की है, क्योंकि अगर हमें मोशन, उसकी जो गति का समीकरण है, A से B तक जो भी मोशन हो रही है उसका इक्वेशन हमें मिल जाए तो हम टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि इस सुरंग AB के भीतर कण की गति किस प्रकार की है। तो देखिए हम मान लेते हैं T टाइम पर, ये O हमने क्या माना है, AB का मध्य बिंदु, ये मिड पॉइंट हो गया AB का। अब हमने मान लिया T टाइम पे पार्टिकल कहाँ पर है, पॉइंट P पर है, ये सारी बातें लिख रखी हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम P पर अट्रैक्शन की बात करें, आकर्षण की, तो P पर आकर्षण किसका होगा, देखिए
धरती के भीतर या बाहर आकर्षण धरती के केंद्र का ही होता है, केंद्र अपनी ओर आकर्षित करता है। तो P पर इस C की ओर आकर्षण ये रहा, ये म्यू PC कैसा है देखिए, P पर जो भी अट्रैक्शन होता है वह दूरी के समानुपाती होता है, केंद्र से दूरी के समानुपाती। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई PC, तो उस PC के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, समानुपाती। यहाँ म्यू क्या है, समानुपाती स्थिरांक। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा C की ओर आकर्षण, तो हमें चाहिए O की ओर आकर्षण, क्योंकि यहाँ पर देखिए बल केंद्र जो होता है किसी रेखा पर मिड पॉइंट में लिया जाता है, तो यहाँ O की तरफ हमें अट्रैक्शन देखना है। तो देखिए इसका हम कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लेंगे, तो म्यू PC का कंपोनेंट इस PO की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, म्यू PC कोस थीटा। कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहां इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या हो जाता है, यहाँ पर थीटा हम सपोज कर लेते हैं। तो देखिए म्यू PC कोस थीटा। अब देखिए PC कोस थीटा, सिंपल ट्राइंगुलर लगाएं, राइट ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कोस थीटा हाइपोटेनियस जो भी है, आधार बटा कर्ण, इस तरह से तो आप यूज करोगे तो इसकी वैल्यू आपको x मिलेगी। तो आप देखिए यहाँ पर O की तरफ जो आकर्षण है वो कितना है, म्यू x, यानी आकर्षण किसके समानुपाती आ रहा है, x के समानुपाती। तो यहाँ पर अट्रैक्शन x के प्रोपोर्शनल है, और x कौन है, इस P की O से डिस्टेंस, यानी यहाँ इस सुरंग पर P पर जो आकर्षण है O से दूरी के समानुपाती है, x के समानुपाती है, अर्थात O से दूरी के समानुपाती। तो बल केंद्र से दूरी के समानुपाती अट्रैक्शन जब होता है तो वही तो होती है SHM। तो यहाँ पर देखिए इस सुरंग में कण की जो गति होगी वह SHM होगी, तो हमने ये बता दी। अब SHM होगी तो देखिए A से हम चले और वापस A तक पहुँचे, तो ये जो टाइम है ये हो जाता है पूर्ण दोलन, कंप्लीट ऑसिलेशन, और इसका जो टाइम है वो होता है आवर्तकाल। तो यहाँ से यहाँ वापस, यहाँ से यहाँ, टोटल टाइम हो गया आवर्तकाल के बराबर, पीरियड के बराबर, और उसका आधा कर दिया जाए A से B तक का टाइम हमें मिल जाएगा। तो यही बात हमने लिखी है, देखिए A से B तक का टाइम आवर्तकाल का आधा, कैलकुलेशन की फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता। अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। चलिए स्टूडेंट्स, ये था, देखिए कौन सा एग्जाम्पल था, देखिए ये था आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5। चलते हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6। और देखिए कल की क्लास में देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम स्टार्ट कर देंगे। अब इस एक्सरसाइज में ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं, शायद 9 या 10 एग्जाम्पल्स होंगे, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बेहद आसान है। और उसी के साथ देखिए आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा इम्पैक्ट, टक्कर होगी वहाँ पर, है ना, डिफरेंट टाइप से। देखिए एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराएगी तो वहाँ पर देखिए किधर जाएगी, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कितना ह्रास होगा, है ना, और उसकी क्या स्थिति रहेगी, वेलोसिटी क्या होगी, किस तरह से रोटेशन होगा, किस तरह से, कई तरह की बातें हमें करनी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं, लेकिन है बहुत आसान। डायनेमिक्स देखिए सबसे आसान टॉपिक है, अगर देखा जाए, अगर हम अच्छे से समझे तो देखिए इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा देखिए, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 किस तरह से है। तो देखिए ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना सीखो, काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और देखिए इससे अच्छे एग्जाम्पल फिर लाइफ में नहीं मिलेंगे। फिर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो अटक रहा है, वीडियो चल नहीं रहा है। अब देखिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐसी प्रॉब्लम है, देखिए मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जो डाटा स्पीड होती है उस पर डिपेंड करता है, और इसका एक ही ऑप्शन है, अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो देखिए आप ऑफलाइन वीडियो देख लें, ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन। यहां पर देखिए एम मास, द्रव्यमान कितना दे दिया है एम, और किसी कण पर मूल बिंदु की ओर, देखिए जहां भी मूल बिंदु की ओर अट्रैक्शन की बात की जाती है, तो यहाँ पर देखिए टुवार्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन की ओर यहाँ पर देखिए अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ अट्रैक्शन की कहीं बात नहीं की गई है, यहाँ पर देखिए टुवार्ड्स ओरिजिन,
यानी केंद्र की ओर, जब सेंटर की ओर फोर्स की बात कही जाती है तो वहां पर देखिए अट्रैक्शन ही होता है, क्योंकि देखिए सेंटर की ओर बल लगेगा। सेंटर की ओर बल कब लगेगा? जब सेंटर किसी पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी देखिए कोई भी बल केंद्र की ओर लगता है तो वहां पर आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, ये कॉमन सी बात है। चलिए, और यहां पर देखिए एम तो क्या है? द्रव्यमान है, मास है। तो देखिए मास के साथ साथ आपको इसका मल्टीप्लिकेशन दिया है। देखिए फोर्स होता क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन, यही होता है। बल इक्वल द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहां पर देखिए फोर्स की अगर बात कही जाए तो एम का जो मल्टीपल है, एम के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वही तो होता है एक्सीलरेशन यानी अट्रैक्शन। ठीक है, एक्सीलरेशन है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से गिवन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह ये एम के साथ ये जो भी दिया गया है ये क्या है? एक्सीलरेशन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वह बल केंद्र से ए दूरी पर विराम अवस्था से रवाना होता है, यानी सेंटर से ए डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस की लोकेशन से सेंटर की ओर आता है और विराम अवस्था से फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि सेंटर पे इतने टाइम पे पहुंचेगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए, है ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए आप पहले एक डायग्राम बनाएं क्या छोटा सा। वैसे देखिए डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है मैं बना देता हूं। चलो ये लीजिए, क्या टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कितनी आसानी से देखिए डायग्राम बन जाता है। ये है सेंटर और ये है ए। यहाँ पर देखिए x इक्वल ए और v इक्वल 0 से वह इस तरफ रवाना होता है और सेंटर पे x इक्वल 0। ठीक है, यहाँ टाइम कितना लगेगा? सपोज कीजिए t इक्वल t1 सेंटर तक पहुंचने, और यहाँ t कितना होता है? स्टार्टिंग पॉइंट पे तो 0 होता है। ये लीजिए आप डायग्राम बना लीजिए। o पे टाइम चाहिए, दैट इज t1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम आप बना लो, वैसे इतना ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, बहुत छोटा सा प्रश्न है, अभी जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं। कमेंट सेक्शन पे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इज वेल। नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए अब यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए आकर्षण बल। देखिए जब भी अट्रैक्शन की बात की जाए तो अट्रैक्शन क्या होता है? एक्सीलरेशन ही होता है, ये ध्यान रखना। और अट्रैक्शन फोर्स में क्या होता है? देखिए उसमें मास का और मल्टीप्लाई करते हैं। जब अट्रैक्शन को एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है। F बराबर एम है, सिंपल सी बात है। तो देखिए आकर्षण बल कितना दिया गया है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर ये देखिए एम को आप हटा दें तो यहाँ पर जो भी बचेगा वो एक्सीलरेशन ही बचेगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, वैसे देखिए कॉमन सी बात है। एक्स डबल डॉट क्या है यहाँ पर? एम को हटा दीजिए। ये क्या है? देखिए फोर्स, फोर्स को आप मास से डिवाइड कर दीजिए। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। इस एफ में अगर हम एम का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? कॉमन सी बात है, आप देखिए एम को इधर ले लीजिए तो एफ में एम का भाग लगाएंगे तो हमें ए मिल जाएगा। ए का मतलब एक्सीलरेशन, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए एक्स डबल डॉट क्या है वो देख सकते हैं आप। म्यू के साथ क्या आ जाएगा? एक्स प्लस ए फोर अपॉन एक्स क्यूब। देखिए इस नियम के तहत मोशन हो रही है, समझ जाना। और यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो देखिए ये गति का समीकरण हो गया। अब वही वी डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे और उसके बाद हम टाइम तक पहुंचेंगे। कॉमन सी बातें हैं छोटी छोटी। तो लिखिए आप। चलो मैं यहाँ पर पूरी बात लिख देता हूँ। देखिए आकर्षण बल कितना दे रखा है यहाँ पर, और देखिए इतना छोटी छोटी बातें लिखे टाइम लगता है। आप तो डायरेक्ट लिखे कण की गति का समीकरण। देखिए जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन की आप बात करोगे तो हम यहाँ पर देखिए सीधा एक्स डबल डॉट पर फोकस करेंगे। यहाँ पर देखिए जो फोर्स दिया है वो कितना दिया है? देखिए एम के साथ एक्स प्लस एक्स फोर अपॉन एक्स क्यूब। ये यहाँ पर देखिए फोर्स दिया है एम के साथ है। देखिए एक्स प्लस ए फोर एक्स क्यूब। अच्छा ए फोर है यहाँ पर। देखिए ये लीजिए ए फोर एक्स क्यूब क्रॉस मैच कर लेते हैं, डन। और साथ में यहाँ क्या है देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस जगह देखिए यहाँ पर ये फोर्स है, बल है, और इससे हम एम को हटा दें, इस एम को हटा दीजिए तो ये क्या बच जाएगा? त्वरण। ठीक है, एक्सीलरेशन। तो
तो यहाँ एक्सीलरेशन ही तो हमें निकालना होता है इक्वेशन के लिए। लिखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी, देखिए एक्स डबल डॉट। देखिए एक्स डबल डॉट क्या है, उस फोर्स का जो भी मान दिया है यहाँ से उससे एम हटा दीजिए तो कितना बचेगा, देखिए म्यू, और देखिए कितना था फिर माइंड से मिस हो गया, एक्स प्लस A4 अपॉन एक्स क्यूब। ये कॉमन सी बात है, एक्स डबल डॉट यही है। अब यहाँ पर देखिए अट्रैक्शन है, ये क्या है, मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी, देखिए मूल बिंदु की ओर, ठीक है, मूल बिंदु यानी वही बल केंद्र सेंटर की ओर। तो जब भी सेंटर की ओर फोर्स लगता है तो वहां पर अट्रैक्शन होता है और हम माइनस लगा देते हैं। चलिए अब इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, आगे हम बढ़ते हैं और देखिए v माइनस म्यू एक्स प्लस A4 अपॉन एक्स क्यूब। और यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए देखिए पहले तो v निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस म्यू एक्स प्लस A4 अपॉन एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन कर दीजिए v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस म्यू, देखिए x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पर देखिए A4 तो कांस्टेंट है, और देखिए 1 अपॉन एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन होता है -3 + 1 -3 + 1, ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब पावर ऊपर लीजिए, इंटीग्रेशन इस तरह से होगा। तो यहाँ देखिए ये -½ बचेगा, तो यहाँ पर देखिए -½ हम इस तरह से ले लेते हैं, A4 कांस्टेंट है और ये -½ और एक्स स्क्वायर, ये लीजिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए आगे हम बढ़े तो देखिए 2 तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगेगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे, माइनस भी अंदर हम बैलेंस कर लेंगे, 2 कैंसिल हो गया है यहाँ पर, और म्यू एक्स स्क्वायर माइनस A4 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस c। आगे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो, और इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर इक्वल म्यू एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको भी आप देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, x4 माइनस A4 और प्लस c। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल इंटीग्रेशन किया है, हमें इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। अब यहाँ पर देखिए हमें, देखिए यहाँ पर कुछ कमेंट्स पे मुझे जाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बीच बीच में देखिए कमेंट देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये अब v और x में रिलेशन आया है, लेकिन देखिए इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हम देखिए इनिशियल कंडीशन जो भी क्वेश्चन में दी गई है उसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए बल केंद्र से a दूरी पर विराम अवस्था से रवाना होता है, a डिस्टेंस पे, इस सेंटर से a डिस्टेंस पर वह रेस्ट से स्टार्ट होता है, विराम अवस्था से। तो यहाँ तो x की वैल्यू a है और विराम अवस्था से रेस्ट से आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, x इक्वल a पर v इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली बात हम करेंगे, लिखिए आप प्रश्नानुसार x बराबर a पर रेस्ट से चल रहा है, v इक्वल 0, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। सिंपल सी कैलकुलेशन अकाउंट कीजिए। तो देखिए x इक्वल a रखेंगे तो यहाँ पर a रखने पे 0, v 0, सब 0, तो c भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो c 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर v स्क्वायर कितना हो जाएगा, म्यू x4 माइनस A4 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए v का स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया है। अब आप इस SHM नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ये जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कहीं भी जाएं किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सेंटर पे वेलोसिटी चाहिए उसमें हम x इक्वल 0 रख देंगे, यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए तो x इक्वल a रख देंगे, तो जिस भी पॉइंट पे, लेकिन वेलोसिटी कहाँ चाहिए, हमें तो टाइम चाहिए।
हमें टाइम चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम इस v के फॉर्मूले को और सोल्व करेंगे। ये v और x का रिलेशन है, v को हम लिखते हैं dx/dt और सोल्व करते हैं तो टाइम और x में देखिए हमें रिलेशन मिल जाता है। यहाँ हम सोल्व करेंगे तो देखिए v की वैल्यू हमें प्लस माइनस में मिलेगी और देखिए x यदि डिक्रीज होता है, कम होता है तो v को हम नेगेटिव लेते हैं और x यदि बढ़ती हुई कंडीशन में होता है, इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, देखिए प्लस माइनस रूट म्यू और यहाँ पर भी देखिए आप क्या मिलेगा हमें, रूट x4 माइनस a4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस लें या माइनस लें तो यहाँ तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। और क्यों लेना पड़ेगा, चलते हैं डायग्राम पे। तो यहाँ पर देखिए हम कहाँ चल रहे हैं, डायग्राम पे। तो इधर से हम इधर आ रहे हैं, विराम अवस्था से मूल बिंदु की ओर देखिए कण गति कर रहा है और विराम अवस्था से जब मूल बिंदु की ओर आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ओ से डिस्टेंस क्या होती है, x। तो x में जो रेट ऑफ चेंज है, जो परिवर्तन की दर है वो घटती हुई होगी, x कम होता जा रहा है। जब x कम होता जाता है तो x में परिवर्तन की दर नेगेटिव ली जाती है। तो यहाँ पर x में जो परिवर्तन की दर है वही तो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव लेनी पड़ेगी और उसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। x क्या है, a से o की ओर, हम a से o की ओर की बात कर रहे हैं। x क्या है, डिक्रीज होता है, लिख लीजिए आप, x इज डिक्रीजिंग फ्रॉम a टू o। तो यहाँ पर देखिए a से o की ओर x डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर, और अगर हम o से a की ओर जाते तो फिर यहाँ पर v पॉजिटिव लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं और ये कोई छोटी बातें पहली बार नहीं बता रहा हूँ मैं, कई बार बता चुका हूँ। चलिए नोट कीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए v होता क्या है, dx/dt इक्वल माइनस अंडर रूट x4 माइनस a4 डिवाइड बाई x। अब देखिए वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे ले लेते हैं हम, अगले पेज पे। लेफ्ट में है dx/dt और यहाँ पर देखिए माइनस रूट म्यू। तो एक काम करते हैं हम, डायरेक्ट हम dx ही क्यों ना निकाल लें। वैसे देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें टाइम निकालना है कि सेंटर पे टाइम कितना है। तो यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, x और t में रिलेशन मिलेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहले dt हम निकाल लेते हैं। तो देखिए dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको देखिए हो सकता है यहाँ पर कैलकुलेशन समझने में दिक्कत आए, तो मैं एक काम करता हूँ उसी पेज पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा हम उसको देखिए यहाँ पर स्पेस मैनेज कर लेंगे। ये लीजिए, ठीक है, मैं यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो देखिए dt हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, dt इक्वल, तो यहाँ पर देखिए इसका इन्वर्स कर देंगे, इधर आएगा तो 1/√μ x अपॉन अंडर रूट x4 माइनस a4 और साथ में क्या हो जाएगा देखिए dx। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स भी सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर देखिए हमें टाइम चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हम सीधे इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर दें ज़्यादा बेस्ट है। देखिए a से o तक हम पहुँच रहे हैं तो x और t में हमें रिलेशन पता है, x और t में हमें रिलेशन पता है। x किस तरह से चेंज हो रहा है, देखिए x बराबर a और सेंटर पे x की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये x तो हो जाएगा a टू 0 और टाइम हम क्या मान लेते हैं, सेंटर तक पहुंचने का टाइम मान लिया t1, तो टाइम 0 से कहां तक पहुंचेगा, t1 तक। चलिए यहाँ तो डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिखिए आप, यदि केंद्र तक पहुंचने में कितना टाइम लगे, देखिए प्रॉपर तरीके से आप देखिए अपना जो भी नोटबुक है वो भी कंप्लीट करते चलें। देखिए यहाँ पर आपको मैं टाइम, देखिए यहाँ कोई बच्चा देखिए कुछ कमेंट कर रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए हरिओम का कमेंट आया यहाँ पर,
मिनट भी आएगा। देखिए कहाँ पर क्या है, कौन सी बात है, क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या? देखिए यहाँ पर माइनस, अच्छा माइनस है, ओके ओके, माइनस भी आएगा। कहाँ गया रे माइनस, किस जगह चला गया? कौन सी जगह माइनस आएगा? देखो मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मिस हो गया। अच्छा ये वाला माइनस कहाँ चला गया? देखिए वास्तव में सोचने वाली बात है कि ये माइनस कहाँ चला गया। बच्चे का कमेंट भी आया था, देखिए कि यहाँ पर माइनस था, ये माइनस कहाँ चला गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, उसका जवाब बिल्कुल वाजिब है। माइनस कहाँ चला गया? तो देखिए कहाँ चला गया, वापस ले आते हैं। तो यहाँ माइनस तो लाना पड़ेगा रे। ये है देखिए माइनर मिस्टेक, इसी को कहते हैं हम सामान्य सी त्रुटि कहते हैं इसे। तो चलिए वी स्क्वायर की जो वैल्यू है, वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल माइनस, अच्छा 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया था ना, तो देखिए 2 तो हमने कैंसिल कर दिया और ये वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, हमने अभी एक्स स्क्वायर, ओके ओके। अब देखिए यहाँ पर होता क्या, जब इधर से नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं तो इस तरह से देखिए, एक बार पहले भी कभी इस तरह की मिस्टेक हो गई थी, तो जल्दबाजी में हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हमने लिया, तो यहाँ माइनस लगाना है। देखिए यहाँ भी माइनस लगाएं आप। अब एक मिस्टेक है तो देखिए हर जगह देखिए हमें संशोधन करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। ये लीजिए यहाँ भी हमने माइनस लगा दिया है, उसके बाद देखिए यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, तो फिर यहाँ भी तो लगेगा। ये तो देखिए मैथ्स थ्योरी है, एक जगह करेक्शन होता है तो सब जगह करेक्शन होता है। ये लीजिए ठीक है, माइनस गायब हो गया था। और ठीक है, यहाँ बच्चों के भी कमेंट आए हैं, ठीक है। यहाँ माइनस क्यों लिया? अरे ये तो सिंपल सी बात है बेटाओं कि माइनस क्यों लिया, ये कोई पूछने वाली बात है क्या कि यहाँ माइनस क्यों लिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको आप थोड़ा सा इस तरह से मैनेज करें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस तो लेना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, इस माइनस को यहाँ अंदर बैलेंस कर लीजिए। देखिए करना पड़ेगा हमें, ये माइनस को अंदर बैलेंस करोगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये वैसे x4 माइनस a4 है, तो a4 आगे आ जाएगा। तो लिखिए आप a4 माइनस x4 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो देखिए माइनस था वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये इस तरह की कंडीशन हमें मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि ये छोटी सी बात है, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर होता क्या है प्लस माइनस 5। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की दो वैल्यूज है, एक तो 5 और एक -5, इसलिए हम प्लस माइनस 5 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका आप स्क्वायर रूट लोगे, वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम माइनस क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ तो देखिए मैं इसको, अब करेक्शन तो सब जगह करना ही पड़ेगा ना। ये कितना है देखिए a, देखिए एक मिस्टेक होने के बाद सब जगह प्रॉब्लम आ जाती है, करेक्शन करने में देखिए टाइम भी बहुत लगता है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लीजिए यहाँ पर देखिए a4 माइनस x4। ठीक है, अब आप यहाँ पे वापस समझ लें, ये म्यू का मान कुछ यहाँ पर देखिए, इसको भी हटाना पड़ेगा कचरे को, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ देखिए माइनस मिस हो गया था, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इनिशियल कंडीशन से सी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो देखिए रिजल्ट हमें ये मिलेगा। ठीक है, सी 0 कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम जब v का दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आएगा, नियम के अनुसार तो ये आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल तो ये आता है, कैलकुलेशन का रूल यही बोलता है। लेकिन देखिए जब ए से ओ की ओर आते हैं, आपको मैंने एसएचएम बताई थी, और एसएचएम में देखिए लेफ्ट टू राइट जाना, राइट टू लेफ्ट, है ना। एसएचएम में भी अट्रैक्शन होता है, तो जब भी अट्रैक्शन वाली बात आती है तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और देखिए अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, अगर एक्स बढ़ता हुआ होगा तो v का मान पॉजिटिव में लेंगे, और एक्स यदि घटता हुआ होगा तो v का मान नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ एक ए से ओ की ओर चलने पर देखिए केंद्र से दूरी कम होती है, केंद्र का मतलब ओ से डिस्टेंस यहाँ पर कम हो रही है, यानी एक का मान कम हो रहा है, तो v नेगेटिव में ले लिया।
और यहाँ पर देखिए हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा, A4। अब देखिए ये करेक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, नोट कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी देखिए अगर हम इसको dx/dt, यहाँ भी कितना हो जाएगा, A4 माइनस एक्स स्क्वायर। वो माइनस का देखिए वहाँ मिस हो गया, तो यहाँ पर हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये लीजिए, और dx ये हो जाएगा A4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं कौन सी बात बता रहा था आपको, केंद्र तक पहुँचने का टाइम क्या है। देखिए यदि केंद्र तक पहुँचने में कितना समय लगता है, t1 समय लगता है, तो क्या करें। तो ये अब पहले तो आप अच्छे से नोट कर लें यहाँ तक, और जो भी देखिए करेक्शन मैंने बताया था, सिंपल सी बात है, वो जो यहाँ पर माइनस मिस हो गया था वो मैंने यहाँ बना दिया है ना। अब उसके बाद इस तरह की कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए केंद्र तक का टाइम हमें चाहिए, सेंटर तक कितना टाइम लगेगा। हमने सपोज कर लिया कि वो t1 है, तो टाइम देखिए 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, t1 तक। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी इंटीग्रेशन पे, 0 से t1। और देखिए यहाँ पर इधर जो वेरिएबल है वो क्या है, x, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब x कितना है, उधर जब विरामावस्था से चला तो x बराबर a से चला, और जब सेंटर पे आ जाएगा तो सेंटर पे x का मान 0 होता है, यानी x बराबर a से 0। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे अतः इंटीग्रेशन 0 से t1, और लेफ्ट में क्या है देखिए dt है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और राइट साइड में देखिए -1/√μ और इंटीग्रेशन, और क्या हो जाएगा देखिए x/√, A4 माइनस x4, और साथ में क्या है dx, और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी देखिए, a से लेकर सेंटर पर कितनी हो जाएगी, 0। तो देखिए यहाँ पर हम a से o तक की मोशन के लिए हम यहाँ टाइम की लिमिट और x की लिमिट हमें देखनी होती है, और उससे देखिए हम आसानी से टाइम t1 कैलकुलेट कर लेंगे। और एक तरीका वो भी है, देखिए एक तरीका वो भी है कि आप दोनों तरफ सामान्य अनिश्चित समाकलन कर दीजिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर उसमें समाकलन स्थिरांक आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर वही इनिशियल कंडीशन आपको लगानी होगी, प्रारंभ में x बराबर a पर टाइम कितना था, t बराबर 0, तो वो जो भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर t और x में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेगा, फिर x इक्वल 0 पुट कर देना तो सेंटर तक का टाइम आ जाएगा। लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस करने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप लिमिट ले लीजिए, क्योंकि हमें देखिए दोनों की लिमिट पता है। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो इधर मिलेगा देखिए t1, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर जेड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को हम टी तो ले नहीं सकते, टी टाइम होता है, और एक्स स्क्वायर को वी नहीं ले सकते, वी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर हम क्या सपोज करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, और देखिए इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लेना कितना आसान होता है, ये हो जाएगा देखिए √z। तो dx का मान भी तो निकालना होता है, dx कितना हो जाएगा 1/2 √z और dz, ठीक है। डायरेक्ट तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ अगर एक्स स्क्वायर होता तो देखिए हम एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम कर सकते थे। यहाँ तो देखिए आपको एक्स स्क्वायर को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1/√μ a to 0, देखिए लिमिट भी तो यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, ए स्क्वायर से 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए x की लिमिट a है तो जेड ये हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा। और ऊपर देखिए ऊपर कितना है यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखेंगे। और वैसे भी देखिए यहाँ तो हम डायरेक्ट इसको x निकालने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए x से dx की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इतनी लंबी प्रोसेस हम नहीं करेंगे। हालांकि इससे भी रिजल्ट वही आएगा, डोंट वरी। देखिए इंटीग्रेशन का प्रोसेस सही है तो देखिए रिजल्ट डिसमिस नहीं होता, आप डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ डिफरेंशिएशन कीजिए, सॉरी क्या होगा देखिए 2x dx इक्वल dz, बस इतनी सी बात ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए x dx की वैल्यू कितनी है, dz/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए dz/2, ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए रूट में कितना हो जाएगा,
4 माइनस एक्स की पावर 4 कितनी हो जाएगी, देखिए जेड स्क्वायर, और इसको देखिए T1 हमें इससे मिल जाएगा, केवल कैलकुलेशन बाकी है, -1/2 रूट म्यू, और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर टू 0, और यहाँ पर देखिए अच्छा ये ए स्क्वायर भी है ना, इसको इधर ही ले लीजिए आप, यहाँ ले लें इसको बाहर। अब देखिए ये तो देखिए बिल्कुल आसान सा मामला दे गया है, बस है ना, आसान सा टॉपिक है, इंटीग्रेशन कैसे करें, छोटी सी बात। हाफ आ जाएगा इधर, हाफ भी गायब हो गया, देखिए छोटी छोटी बातें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं यहाँ पर, कब क्या मिस हो जाए। ये लीजिए, तो -12 रूट म्यू ए स्क्वायर सब बाहर ले लिए, और यहाँ क्या बचेगा, और एक काम करो इस माइनस को भी आप तो अंदर ही ले लो, तो कोस इनवर्स में रिजल्ट आ जाएगा, सीधी सी बात है। और देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा, -1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या होता है देखिए, कोस इनवर्स x/a। बहुत छोटी सी बात है, 12th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखिए, अच्छा कहाँ चला गया, देखिए ये रहा। कभी कभी देखिए कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो देखिए स्क्रीन इस तरह से इधर उधर हो जाती है, लेकिन हम वापस ले आते हैं, सब ऑप्शन होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 1/2a² रूट म्यू, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा देखिए कोस इनवर्स Z/a²। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस की जो लिमिट है वो हम क्या लेंगे, a² से 0। देखिए लिमिट कैसे चेंज होती है, यहाँ पर x की लिमिट a है, तो वो तो कॉमन सी बात है, सब जानते हैं। चलो आगे हम सोल्व करते हैं, ये टाइम T1 कैलकुलेट हो रहा है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ T1, वैसे देखिए लेफ्ट में T1 चल रहा है, आप बस इक्वल लगाते जाएं, तो देखिए यहाँ पर 1/2a² रूट म्यू। देखिए आज काफ़ी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, बहुत जल्दी क्लास को हम यहाँ पर देखिए ऑफ कर देंगे। 2a² रूट म्यू, और देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स 0, इसमें आप लिमिट रखें, सिंपल सा जेड की जगह 0 रखोगे तो देखिए कितना मिलेगा, कोस इनवर्स 0 माइनस लोअर लिमिट से देखिए जेड की जगह a² रखें, कोस इनवर्स 1। छोटी छोटी बातें, कोस इनवर्स 0 होता है देखिए π/2, और ये होता है 0, तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा हमें, π/4 a² रूट म्यू। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है या कौन सा, एक बार आप देखिए, π/4 रूट म्यू। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट में देखिए π/4 रूट म्यू, a² नहीं आ रहा, देखिए a² क्यों नहीं आ रहा है, कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया ये। एक बार अभी हम देख लेते हैं, देखिए ये a² आया कहाँ से, लेकिन ये समझ से परे है। देखो अरे देखिए कभी कभी देखिए ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि मतलब कहते हैं ना, हंसी आ जाती है अपने आप पे। देखिए कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। देखो ये a² यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखें आप, तो ये जो a² लिखा हुआ है, तो देखिए ये मैंने साइड में ले लिया है यहाँ, ये तो लिमिट में था, ये कैसे आ गया यहाँ पर, ये तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये कैसे आ गया, ये लीजिए। ठीक है, ये a² यहाँ पर देखिए ऐसा लगा जैसे इसके मल्टीप्लिकेशन में, जबकि ये लिमिट में है। ठीक है, किस में है, ये लिमिट में। थोड़ा इसमें इस तरह से लिख देता हूँ मैं, ये लीजिए। ठीक है, तो ये a² इधर ले लिया था, हटा लें इसको यहाँ से, a² काट दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिमिट हो जाएगी, तो यहाँ भी देखिए a² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी a² चला जाएगा, यहाँ से भी a² चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a² गया 2 था, यहाँ भी 2 था, और यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ।
देखिए जो आंसर आ रहा है आपके, देखिए बुक में आप देखिए π/4 रूट म्यू, और क्वेश्चन देखें आप तो देखिए क्वेश्चन हालांकि मैंने बता रखा है यहाँ पर, ये देखिए π/4 रूट म्यू आपकी बुक में ये जो प्रश्न है इसमें देखिए जो टाइम था वो देखिए π/4 रूट म्यू हमें मिला है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज हमारा टाइम हो गया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, अब देखिए केवल एक प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे प्रश्न देखिए बहुत छोटे छोटे हैं। तो देखिए यहाँ लिमिट को देखो, लिमिट तो 0 से क्या है a है। कमलेश का फिर कमेंट आया कि लिमिट 0 से a है, कहाँ है 0 से a? हाँ ये लिमिट 0 से a है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन लिमिट बदल जाती है सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर x की वैल्यू a रखें तो z की वैल्यू a² मिलती है, इसलिए एक इसमें बदल गया है a² में। और अपर लिमिट 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो z 0 मिलेगा। यहाँ पर हमने x का सब्स्टिट्यूशन z की टर्म में लिया है, तो यहाँ पर देखिए लिमिट भी z की होगी, पूरा इंटीग्रेशन z की टर्म्स में होना चाहिए। ये तो देखिए 12th स्टैंडर्ड का डाउट है जो तुम पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लिया इसलिए लिमिट बदल गई है, ठीक है। लिमिट इसी वजह से यहाँ पर चेंज हो जाती है, कोई डाउट? ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स आज फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। गुड नाइट।